हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी का एक और वायरल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। आपको सेम ऐसा ही पेपर बोर्ड परीक्षा 2026 में देखने को मिलने वाला है, यानी 23 फरवरी को जो पेपर होगा वो सेम ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। इस पेपर में पिछले साल के जो पेपर आए थे उन पेपरों में से जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न हमें लगे कि ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में इस साल आ सकते हैं, उनको इस पेपर में हमने रखा हुआ है। तो पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का, इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा। एक बात बिल्कुल फिक्स होती है कि आपका जो 70% जो प्रश्न होते हैं वो पिछली साल आए हुए प्रश्नों में से ही पूछे जाते हैं। तो पेपर में मैंने उन प्रश्नों को आज की इस वीडियो में रखा हुआ है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पर होगा कि अनुक्रमांक भरना होगा, नाम भरना होगा, ये सब आपके सब पेपर नंबर, पेपर कोड नंबर होगा सब। जैसे 2026 सब बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा। समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का होगा, पूर्णांक 70 अंक का होगा। प्रारंभ में 15 मिनट आपके लिए पढ़ने के लिए निर्धारित होंगे। ठीक है, कुछ नोट दिए होंगे, निर्देश दिए होंगे। ठीक है, इसमें लिखा होगा कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, आवश्यकता अनुसार अपने जो उत्तरों को की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। ठीक है, तो जैसे कि अब पहला प्रश्न हमारा क्या बन सकता है। प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज से पड़ी। तो 4 ऑप्शन होंगे, प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियेज और डीएनए लाइगेज। और साथ में एक और ऑप्शन होगा, डीएनए लाइगेज और डीएनए पॉलीमरेज। तो इसका सही आंसर क्या है आपके पास। तो इसका सही आंसर है प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियेज, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, आइए हम यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो पंचानन महेश्वरी को, किसे, पंचानन महेश्वरी को कहा जाता है। फिर देखिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन स्टॉप टर्मिनेटर कोड 1 नहीं है। तो इसका आंसर होगा AUG। क्या है, AUG, ध्यान रखना है। साल्विया में परागण होता है तो कीटो द्वारा, किसके द्वारा, कीटो द्वारा साल्विया में परागण हो जाता है। ठीक है, पेपर थोड़ा जो प्रिंट सही से नहीं आया, इसमें थोड़ी लाइनिंग आ गई है, लेकिन आशा करता हूँ आपको सही दिख रहा होगा। कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको सही से नहीं दिख रहा है तो। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। यहाँ से अति लघु प्रश्न होंगे, वो यही सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, यहाँ से चालू होंगे। विकल्प तो आपके जो 4 या 5 विकल्प आ जाएंगे उनको कर लेना है, का, खा, गा, घा, यानी 4 प्रश्न होंगे आपको पेपर में पूछे जाएंगे। अब यहाँ से आएगा अति लघु प्रश्न जो 1 अंक के होंगे। फिर लघु उत्तरीय भी 2 प्रकार से, लघु उत्तरीय फर्स्ट, लघु उत्तरीय सेकंड बनेंगे। लघु उत्तरीय फर्स्ट में 2 अंक के प्रश्न होंगे और लघु उत्तरीय सेकंड में 3 अंक के प्रश्न होंगे। अब जैसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, आम के फल के अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। एक बात, मेरी बात बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना है कि आपको पेपर में 1-2 चित्र बनाने के लिए जरूर आएगा। तो जितना हो सके 2-4 अच्छे से जो भी इम्पोर्टेंट चित्र हैं उनको देख कर जाइएगा, बना कर जाइएगा, प्रैक्टिस कर कर जाइएगा, क्योंकि आपके पेपर में चित्र जरूर आने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे आम की बात करी गई है, तो मैं आम का चित्र आपको बता दूं। मैंने एक ऐसी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सभी चित्रों को बताया है। जैसे यहाँ पर देखिए आम, प्रश्न आया किस तरीके से पूछा जाता है, मासल फल का नामांकित चित्र बनाइए, ऐसा आ जाएगा। या आम के फल की खड़ी काट का नामांकित चित्र बनाइए, या आम के फल की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो आम के फल के अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र से बनाया, तो आप ऐसे बना सकते हो। इसमें आपको ऐसे आम का एक खड़ी काट का चित्र बनाना है, इसके कुछ भागों के नाम याद कर लेने हैं। जैसे बाह्य फलवृत्ति है, मध्य फलवृत्ति है, बीज है, अंता फलवृत्ति है, इनको आपको याद कर लेना है। ठीक है, फिर देखिए जो आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न क्या है, देखिए कि अगला प्रश्न है आपसे कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, तो मैं आपको ऐसे बताने वाला हूँ। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, आइए देखिए, कुछ ऐसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्या होते हैं, वह क्षेत्र जो वन्य जीवों के लिए पूर्ण रूप से संरक्षित होता है तथा जहाँ शिकार खेलना, पशु चराना, फल बोना निषेध होता है, फसल क्या रहेगा, फसल बोना निषेध होता है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। इन क्षेत्रों में जंतुओं या प्राणी जात तथा पादप या वनस्पति जात दोनों का संरक्षण किया जाता है। क्या कहलाते हैं, जो आपके राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। फिर क्या है, इकोटोन पर टिप्पणी लिखने के लिए आ जाएगा। देखो राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लेना है, इंपोर्टेंट है।
और इकोटोन देखिए इकोटोन क्या होते हैं, तो देखिए क्या होता है, दो पारितंत्र के मिलने पर बना संक्रमण क्षेत्र जिसमें दोनों पारितंत्रों के जीव मिलते हैं इकोटोन कहलाता है। उदाहरण के लिए दलदल, ज्वार ज्वार ज्वारनद, मुख, ये आदि क्या कहलाते हैं, इकोटोन कहलाते हैं। तो इकोटोन क्या होता है कि जहां पर दो पारितंत्र मिले जाए, दो पारितंत्रों के मिलने से जो संक्रमण पर बना संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है, पारितंत्र क्या कहलाता है, इकोटोन कहलाता है। इससे दलदल वाले क्षेत्र हो जाते हैं। फिर प्रश्न क्या है, द्विनिषेचन की खोज किसने की थी, इंपोर्टेंट है। लॉन्ग जो आपका 2 अंक में 3 अंक में प्रश्न पूछा जा सकता है, और पूछा जाता है कि द्विनिषेचन होता क्या है। इसमें केवल पूछा गया है कि द्विनिषेचन की खोज किसने की। तो देखिए किसने, इसकी खोज एस.जी. नवासचंद ने सन 1898 में फ्रिटिलेरिया तथा लिलियम की पादप में की थी। किसने, एस.जी. नवासचंद ने फ्रिटिलेरिया और लिलियम की पादप में की थी। कब की थी, सन 1898 में की थी। फिर क्या है, पारिस्थितिकी विविधता क्या होती है, तो ये देखते हैं पारिस्थितिकी विविधता क्या होती है। तो होती है, पारिस्थितिकी स्तर पर जीवों की विविधता को पारिस्थितिकी विविधता कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत में रेगिस्तान, वर्षा वन, प्रवाल भित्ति, आर्द्र भूमि, पतझड़ वन, ज्वारनद मुख, मैनोग्र वन और आदि पारिस्थितिकी तंत्रों की विविधता नॉर्वे से अधिक है। ठीक है, ये सब क्या होगी, नॉर्वे में क्या होगी, नॉर्वे से अधिक है। तो ये सब क्या कहलाती है, पारिस्थितिकी विविधता कहलाती है। फिर प्रश्न पूछ लिया जाता है, अब आता है यहाँ पर लघु उत्तरीय फर्स्ट। ये प्रश्न एक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे। प्रश्न है उलवेदन पर टिप्पणी लिखिए। तो उलवेदन क्या होता है ये देख लेते हैं। यह जन्म पूर्व रोग लक्षण ज्ञात करने संबंधी तकनीक है जिसका उपयोग गर्भावस्था में भ्रूण की गुणसूत्रीय असामान्यता तथा उपापचयी अवस्थाओं की जानकारी के लिए किया जाता है। भ्रूण गर्भावस्था में एमनियोटिक द्रव में तैरता है। इंजेक्शन की सहायता से एमनियोटिक द्रव का नमूना लेकर इसमें उपस्थित कोशिका द्रव का संवर्धन करके गुणसूत्र की असमानताओं का निरीक्षण किया जाता है ताकि घातक रोग अथवा गंभीर अवस्थाओं से ग्रसित भ्रूण को नष्ट किया जा सके। परंतु आजकल इस तकनीक का दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या के लिए यानी लिंग परीक्षण लिंग गुणसूत्र के द्वारा के रूप में किया जाने लगा है। भारत सरकार ने लिंग परीक्षण को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर क्या है, नर जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए पेपर में मैंने कहा था कि 1-2 चित्र जरूर बनाने के लिए आएंगे। तो नर जनन तंत्र का चित्र होगा, इसके मुख्य भाग आपको याद रखने, शुक्राशय, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, प्रोस्टेट सेशन, मूत्र मार्ग, वृषण खोल, प्रोस्टेट ग्रंथि, इनकी जो मलाशय भाग है ये सब आपको ध्यान रख लेने हैं। बस ऐसे ही आपको डायग्राम बनाना सीखना है। फिर क्या है, जो आपका क्या है, पुनरावृत डीएनए एवं अनुषंगी डीएनए में अंतर बताइए। तो देखिए आइए देखते हैं पुनरावृत डीएनए क्या होता है। तो इसमें नाइट्रोजन क्षारकों के समान अनुक्रमों की अनेक प्रतिलिपियां पाई जाती हैं। जिस डीएनए पर क्षार अनुक्रमों की एकल प्रतिलिपियां पाई जाती है जिसे विशिष्ट डीएनए कहते हैं। इस पर सक्रिय जीन्स पाए जाते हैं। अनुषंगी क्या होते हैं, यह पुनरावृत डीएनए का वह भाग है जिस पर लंबे पुनरावृत न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम पाए जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म अनुषंगी डीएनए और लघु अनुषंगी डीएनए हो जाते हैं। ठीक है, फिर प्रश्न क्या है, रेड डाटा बुक क्या है, रेड डाटा बुक इंपोर्टेंट है प्रश्न। रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं, सॉरी क्या लिखा, आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता बताइए। तो ये देखते हैं, आईयूसीएन क्या होता है, रेड डाटा बुक या आईयूसीएन द्वारा जारी एक विशेष किताब है जिसमें विलुप्त, संकटग्रस्त, क्षति आशंकित, दुर्लभ, सुवेद तथा अनाकलित जीव जातियों की सूचीबद्ध विवरण दिया जाता है। ये रेड डाटा बुक कहलाती है। इसकी उपयोगिता की बात करें तो ये लुप्त हो रहे जीव प्रजातियों की जानकारी देती है। इससे हमें संकटग्रस्त जातियों के आश्रय स्थल की स्थिति की जानकारी मिलती है। ये हमें वर्तमान में उपलब्ध जीवों की संख्या उपलब्ध कराई जाती है। आंकड़ों के इस माध्यम से लोगों को जीव संरक्षण के लिए क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। इसलिए यहाँ पर देखते हैं। फिर क्या है प्रश्न कि जो आपका जो प्लाज्मिड की 2 विशेषताएं, तो प्लाज्मिड की 2 विशेषताएं लिखने की बात करें तो क्या होता है कि इनमें स्वतंत्र रूप से, ठीक है, इनमें क्या होता है, स्वतंत्र रूप से
सॉरी क्या रहेगा, प्रतिकृतिकरण। इनमें स्वतंत्र रूप से क्या होता है, प्रतिकृतिकरण की क्षमता होती है, याद है पहले क्या होता है, पहले क्या होगी, इनमें स्वतंत्र रूप से प्रतिकृतिकरण करने की क्षमता होती है। अगर सेकंड की बात करें तो ये स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं, क्या होते हैं, ये स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं। प्लाज्मिड्स की बात करें है, अगर एक आध और लिख सकें तो क्या होता है, ये इन पर प्रतिजैविक, क्या होता है, इन पर प्रतिजैविक प्रतिरोधक जीन्स क्या होते हैं, इन पर प्रतिरोधक जीन्स स्थित होते हैं, क्या होते हैं, प्रतिरोधक जीन्स। तो ये 3 कार्य के लिए में उपयोगिता लिख लें इनकी, कि इनमें स्वतंत्र रूप से प्रतिकरण करने की क्षमता पाई जाती है, ये स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं, इन पर प्रतिजैविक प्रतिरोधक जीन्स स्थित होते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, यानी अब आगे हम प्रश्न नंबर 4 की तरफ। और प्रश्न नंबर 4 में क्या है, देख सकते हैं आप, क्या पूछा गया, कीस्टोन प्रजातियों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। क्या करना है, कीस्टोन प्रजातियों को उदाहरण सहित समझाना है। तो आइए पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं क्या है कीस्टोन प्रजातियां। तो वह प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता या जैवभार की अल्पता के बावजूद समुदाय अभिलक्षणों पर प्रभाविता दर्शाती हैं, कीस्टोन प्रजाति कहलाती हैं। कीस्टोन प्रजातियां जैसे जंतु, पादप एवं सूक्ष्मजीव में पर्यावरण को बदलने की क्षमता होती है। कीस्टोन प्रजातियां सूक्ष्म जलवायु, मृदा की रचना तथा मृदा रसायन एवं खनिजों के स्तर को भी परिवर्तित और प्रभावित करने में सक्षम होती हैं। ये प्रजातियां अपनी परस्पर क्रियाओं से समुदाय की संरचना और जैविक घटकों को परिवर्तित करती हैं। अगर और भी लिखना चाहें तो प्रशांत महासागर के एक भाग में टेरोपिड चमगादड़ की कीस्टोन प्रजाति की तरह कार्य करते हैं। यदि इन चमगादड़ों को इस क्षेत्र से निकाल दिया जाए तो यहाँ के अनेक पादपों में परागण नहीं हो पाता है, व प्रजनन की प्रक्रिया बाध्य हो जाती है। इस प्रकार क्या होगा, इस प्रकार ये पादप नष्ट हो जाते हैं तथा इसके पश्चात इन पादपों पर निर्भर अन्य जीव भी नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, देखिए कीस्टोन प्रजातियां। फिर क्या है, कैंसर क्या है, कैंसर कोशिकाएं किस प्रकार सामान्य कोशिकाओं से भिन्न होती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है एक प्रश्न, कैंसर, एल्कोहल इन पर बनने वाला है। तो कैंसर क्या होती है, यह रोग शरीर की कोशिकाओं के अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण होता है। कोशिकाओं में उपस्थित ऑन्कोजीन्स के सक्रिय हो जाने से अविभेदित कैंसर कोशिकाएं बनने लगती हैं। कुछ पदार्थ कैंसर उत्पन्न करने में सहायक होते हैं, इन्हें कैंसर कारक या कार्सिनोजन कहते हैं। कैंसर को निम्न 3 समूह में बांटा गया है। पहला क्या है, कौन सा है, कार्सिनोमा। यह क्या होता है, यह बाह्य जनन स्तर से बने अंगों में बंद होता है, जैसे स्तन कैंसर, फेफड़े का कैंसर आदि ये होता है। अगला क्या है, सार्कोमा। यह क्या होता है, यह मध्य जनन स्तर से बने अंगों में होता है, जैसे अस्थि कैंसर, लसिका ग्रंथि कैंसर आदि। फिर क्या है, ल्यूकेमिया। यह श्वेत रुधिर कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के कारण होता है। जैसे अब बात करें जो पूछ रहे कि यह कोशिकाएं, ये कैंसर कोशिकाएं किस प्रकार सामान्य कोशिकाओं से भिन्न होती हैं, तो ये जाएंगी सामान्य कोशिकाएं, कैंसर कोशिकाएं। सामान्य कोशिकाएं क्या होती हैं, इनमें अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है, इनका एक निश्चित जीवन चक्र होता है, इनका चक्र निश्चित जीवन चक्र नहीं होता है। ये एक दूसरे से संबंधित होती हैं, ये एक दूसरे से संबंधित नहीं होती हैं। ये अर्बुद या ट्यूमर नहीं बनाती हैं, ये अर्बुद या ट्यूमर बनाती हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। फिर प्रश्न क्या है, क्लोनिंग हेतु वाहक में वांछित विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए जो क्या है, वाहक में क्लोनिंग हेतु निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पहली है प्रतिकृतिकरण का उद्भव। यह डीएनए रज्जु का एक खंड है जो प्रतिकृति के समय आरंभ बिंदु के रूप में कार्य करता है। डीएनए का कोई खंड इस स्थल से बंधकर परपोषी कोशिकाओं के द्विगुणन करने
में सक्षम होता है। यह अनुक्रम स्वायत्त रूप से प्रतिकृतिकरण की अनुमति देता है तथा इस प्रकार वाहक परपोषी कोशिकाओं में स्वयं की अनेक प्रतिलिपियां उत्पन्न करता है। ऐसे हो जाता है। फिर एक और हो जाएगा इसका कि मार्कर जीन या वर्ण योग्य चिन्हक। तो एक अच्छे वाहक के वर्ण योग्य चिन्हक की उपस्थिति भी एक आवश्यक विशेषता होती है। यह रूपांतरित परपोषी कोशिकाओं के वर्ण की अनुमति प्रदान करता है तथा अरूपांतरित कोशिकाओं को पहचान कर उनको नष्ट करने में सहायक होता है। यह रूपांतरित परपोषी कोशिकाओं में वृद्धि का प्रेरण करता है। सामान्यतः प्रतिजैविक औषधि जैसे टेट्रासाइक्लिन, क्लोरैम्फेनिकोल, कैनामाइसिन तथा एम्पिसिलिन के प्रति प्रतिरोधक कूटयुक्त जीन ई कोलाई के लिए उपयोग वर्ण चिन्ह समझे जाते हैं। फिर क्लोनिंग या पहचान स्थल। तो वाहक में एक ही पहचान या क्लोनिंग स्थल होना चाहिए जहां प्रतिबंधन एंजाइम क्रिया कर सके तथा जिससे विजातीय डीएनए को जा सके। यदि एक से अधिक पहचान स्थल हो तो प्रतिबंधन एंजाइम की क्रिया द्वारा वाहक अनेक स्थलों पर कट जाएगा तथा जीन्स क्लोनिंग भी क्या हो जाएगा, जटिल हो जाएगी। इसका लिख सकते हैं। फिर ऐसे ही इसमें और भी प्रश्न है, जैसे आपसे पूछ रहेगा जीन उपचार। तो अब यहाँ से आपको प्रश्न को करना है, देख लेना है अच्छे अपने तरीके से, उसको देखना है पढ़ा हुआ। तो जीन उपचार क्या होते हैं, इस तकनीक का प्रयोग किन दो स्तरों में किया जाता है। फिर यह है कोएसरवेट्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इंपोर्टेंट है। कोएसरवेट्स क्या होते हैं, तो अगर आप देखना चाहो तो क्या होते हैं कोएसरवेट, उसको आप बता सकते हैं क्या होते हैं। आदि सागर में गर्म सूप में विविध यौगिकों के अणुओं में परस्पर प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप नए नए यौगिक बनते रहे। प्रयोगों द्वारा सिद्ध हो चुका है कि जल में घुले जटिल कार्बनिक यौगिकों के विशेषतया विद्युतावेशी प्रोटीन्स के अणु एकत्रित होकर बड़े कोलाइडल कण बना लेते हैं। आदि सागर में ऐसे ही कण बने इन्होंने फिर छोटे छोटे समूह में एकत्रित होकर अघुलनशील बूंदों के रूप में कोलाइड तंत्र बनाए। इन्हीं बूंदों के चारों ओर प्रोटीन अणुओं में विद्युतावेश के कारण सतह पर जल की छोटी बूंदें चिपक जाती थीं। इन्हीं कोलाइडी बूंदों को सिडनी फॉक्स ने प्रोटीनोइड माइक्रोस्फीयर्स कहा। विरोधी आवेश इन कोलाइड बूंदों के एक दूसरे से चिपक जाने पर अधिक बड़े घने कोलाइड तंत्र बन जाते हैं। आदि सागर में उपस्थित इन बूंदों को ऑपेरिन ने कोएसरवेट्स का नाम दिया। उन्होंने अपने प्रयोगों में जिलेटिन गोंद आदि से कृत्रिम कोएसरवेट्स बनाए। कोएसरवेट के विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित हैं। ये जैविक प्रोटीन के मिश्रण से निर्मित होते हैं, ये अस्थायी होते हैं, ये अपने आप नष्ट होते रहते हैं। ऐसे आप लिख सकते हो। फिर क्या है अगला है, आरडीएनए को पोषक कोशिकाओं में प्रवेशित कराने की कोई 3 तकनीक बताइए, इंपोर्टेंट है। फिर अगला है, अब इसको तो इम्पोर्टेंट मान लीजिए, बहुत इंपोर्टेंट है। पर परागण क्या होता है, पादप में इसे सफल बनाने हेतु कौन सी युक्तियां पाई जाती हैं। अगला क्या है, जैव ईंधन क्या है, इसका क्या लाभ है, प्रश्न इंपोर्टेंट है। फिर है, सह प्रभाविता को उदाहरण द्वारा सह समझाइए, ये प्रश्न बहुत ही इंपोर्टेंट है और पूछा जा चुका है। फिर क्या है अगला, परीक्षार्थ संकरण क्या है, परीक्षार्थ संकरण क्या है, उचित चित्र द्वारा समझाइए। फिर अगला प्रश्न है, सहज या जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए, इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछ लिया गया है कई बार। उत्पादक तथा अवघटक में अंतर लिखने के लिए पूछा जाएगा। फिर यहाँ से होते हैं आपके विस्तृत प्रश्न, 5 अंक के चालू होंगे। इसमें पहला प्रश्न है, एक प्रारूपी आवृत बीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट व स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। फिर प्रश्न है, मनुष्य में भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया का ब्लास्टुला निर्माण का वर्णन कीजिए। फिर है, जैव विविधता क्या है, इसके संरक्षण की 2 विधियों का उल्लेख कीजिए, इंपोर्टेंट है। अथवा आ जाएगा, एक जलीय पारितंत्र के घटकों का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। ठीक है। फिर है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया यानी पीसीआर
पीसीआर का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। फिर अगला, अथवा में निम्न पर टिप्पणी लिखिए। रेड डाटा बुक, प्लाज्मिड्स और बहुजीनी वंशागति, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं, पढ़ लेना है। तो यहाँ इतने प्रश्न आप कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।